Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's बालनोई Academy. Myself गगन यादव, your GS faculty. और एक और टेस्ट पेपर की क्लास लेकर आ गए हैं हम फॉर योर फिजिकल ज्योग्राफी. किसकी क्लास होगी आज? टेस्ट पेपर फॉर दी फिजिकल ज्योग्राफी. तो फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपके आज क्वेश्चंस हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ, और मोस्ट ऑफ द रहेंगे आप पे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. और फर्स्ट क्वेश्चन है आज हमारा, अ मीटियोर इज. क्या क्वेश्चन आया है? मीटियोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. ये पूछा कि व्हाट इज मेटियोर. एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. वेदर इट इज अ रैपिडली मूविंग स्टार, और बी ऑप्शन सेज अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन, और अ कॉमेट विदाउट अ टेल. देखो, मेटियोर के तीन टाइप होते हैं अलग अलग जब हम पढ़ते हैं. एक तो पढ़ते हैं मेटियोरॉइड, एक पढ़ेंगे मेटियोर, व्हाट इज मेटियोर, एंड एक ही मेटियोराइट्स. तो मीटियोरॉइड क्या है? मीटियोरॉइड जब एक स्मॉल रॉकी बॉडी है, वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है तब तक तो क्या है? वो मेटियोरॉइड है. जैसे ही वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, व्हेन इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट बिकम्स मीटियोर. तो क्या है? अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस. क्लियर है? तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. एंड व्हाट इज मीटियोराइट? हमें पता है अलग अलग लेयर्स पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर की. ट्रोपोस्फेयर पढ़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद मीजोस्फेयर पढ़ते हैं. तो थर्ड लेयर में मीजोस्फेयर में क्या होता है? जो मीटियोर जब ये एंड करते हैं और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होने की वजह से, जब ये फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, ये मैटर है, जब एंटर करता है तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से क्या लग जाती है? एक आग लग जाती है इसमें, ये बर्न होने लगता है. तो अगर वो सरवाइव कर जाता है उस बर्न को, कंप्लीटली बर्न नहीं होता, ऐश नहीं बनता, जिसको आप शूटिंग स्टार बोलते हैं. तो एक्चुअल में शूटिंग स्टार क्या है? वो मीटियोर है जो अर्थ की एटमॉस्फेयर में घुस गए हैं और मीजोस्फेयर में बर्न होने के बाद जो वो टेल दिखाई देती है, एक बर्निंग टेल हमें दिखाई देती है, उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं. अगर वो मीटियोर अर्थ की सरफेस पर गिर जाता है तो तब क्या बोलते हैं? उसको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं. और इसका एक फेमस एग्जांपल क्या है? हम लोनार लेक पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं हम? लोनार लेक. तो लोनार लेक क्या है? एक मीटियोरॉइड साइट है, विच हम बिलीव करते हैं क्या कि यहां पर मीटियोरॉइड आकर गिरा हुआ. क्लियर है? तो मीटियोर समझ में आ गया. उसके बाद हम आगे एस्ट्रॉइड का एक क्वेश्चन है. तो एस्ट्रॉइड को और कोमेट को और सेरस को, इन तीन और सेलेस्टियल बॉडीज को भी देख लेंगे कि ये क्या होती हैं. एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, कोमेट क्या होता है, सेरस क्या होता है. सबसे पहले क्वेश्चन मीटियोर का समझ आ गया, आई होप. क्लियर है एकदम? तो मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट्स समझ में आ गए. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है. द मैंग्रोव्स आर स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग द सर्टेन सी कोस्ट. आपको याद हो तो जब हमने एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स करे थे, उसमें मैंग्रोव्स का सबसे पहला टॉपिक था. तो मैंग्रोव्स की डेफिनेशन, मैंग्रोव्स कहां कहां है इंडिया में, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और किस तरीके से वो हेल्प करते हैं किसी इकोसिस्टम में, हमने बहुत इन डेप्थ मैंग्रोव्स को पढ़ा था. क्लियर है? दूसरा क्या बोल रहा है? रीजन क्या बोल रहा है? दे स्टेबलाइज द शोरलाइन एंड एक्ट एज अ बलवर्क अगेंस्ट एनक्रोचमेंट बाय द सी. जब असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, हमें पता है क्या क्वेश्चन पूछना है हमको वाई पूछना है. हमें दिया है असर्शन और उसका पूछना है कि बिकॉज द मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम फॉर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, बिकॉज दे स्टेबलाइज द शोरलाइन एंड एक्ट एज अ बलवर्क अगेंस्ट एनक्रोचमेंट बाय द सी. और ये दोनों ही सही हैं और इसका रीजन भी सही है कि मैंग्रोव्स क्या करते हैं? वो एनक्रोचमेंट बाय द सीज हैं. जो हमारी ये जो वेस्ट बंगाल के हम ये वाला डेल्टा पढ़ते हैं, तो मैंग्रोव्स बहुत ज्यादा है. तो जब सी वेव्स आकर टकराती हैं तो जो एनक्रोचमेंट है, इरोजन को ये रोकते हैं, उसकी जो सी वेव्स आ रही हैं उसकी इंटेंसिटी को उसको डिक्रीज कर देते हैं, ताकि उससे क्या होता है? जो एनक्रोचमेंट है, जो इरोजन है शोर लाइन का, वो कम हो जाता है.
तो दिस इज व्हाई मैंग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोस्टल इकोसिस्टम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सो राइट आंसर क्या होगा? बोथ A and R is true, but and R is the correct explanation of the assertion. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विली विली। I hope you know what is willy willy. So option A says it a type of a green tree grown in the temperate region, कि एक पेड़ है जो टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है। A wind that blows in the desert. C says a tropical cyclone of the northwest Australia, and D says a kind of common fish found near the Lakshadweep Islands. तो what is willy willy? A very easy question of the day, I would say. सबसे easy question है आज का। So right answer is option number C. It is a tropical cyclone of the northwest Australia. तो हमने पढ़े हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दो टाइप के साइक्लोन्स हम पढ़ते हैं, वन इज टेम्परेट साइक्लोन्स एंड वन इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्लियर? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ते हैं, एक टेम्परेट साइक्लोन पढ़ते हैं। क्लियर? ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? अगर हम इस अर्थ को देखें तो दिस इज हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 30 डिग्री साउथ। तो अगर इस रीजन की बात करूं मैं, ये वाला जो रीजन है, दिस इज above the equator 10-15 degree above the north equator and down the equator. This is our tropical region and this is subtropical region. Clear? तो इस एरिया के अंदर आने वाले, इस एरिया के अंदर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच, इस ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के बीच में आने जो साइक्लोन्स होते हैं, उन साइक्लोन को क्या बोला जाता है? दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन। और अगर इस 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ऊपर आ रहे हैं, यानी कि टेम्परेट जोन में जो साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? उनको बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। क्लियर है? टेम्परेट साइक्लोन्स। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, इनका अलग अलग वर्ल्ड में ग्लोबली अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। तो साइक्लोन है वो जनरली इंडियन कॉन्टिनेंट में बोला जाता है। साइक्लोन्स हम बोलते रहते हैं कि साइक्लोन्स आ रहे हैं। क्लियर? और अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें या कैरेबियन सी की बात करें या नॉर्थ अमेरिका में बात करें, वहां क्या बोला जाता है? अंटार्कटिक की तरफ, सॉरी अटलांटिक ओशन की तरफ क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है हरिकेन। क्या बोला जाता है? द ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कॉल्ड हरिकेन। यहां पर साइक्लोन बोला जाता है। और टाइफून, टाइफून यानी कि जो फिलीपाइंस, जापान और चाइना वाला रीजन है, उधर साइड का, उधर क्या बोला जाता है? टाइफून। एंड लास्ट इज विली विली, जिसके बारे में क्वेश्चन है। किनको, इनको कहां बोला जाता है? इट इज द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, उसका जो वेस्ट पार्ट है नॉर्थ का, वहां पर क्वींसलैंड के इधर क्या बोला जाता है? इनको विली विली बोला जाता है। क्लियर है? और एक बार ट्रॉपिकल साइक्लोन को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली ट्रेवल करते हैं ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, इनका जो ये रिवॉल्व करते हैं, जो रोटेट करते हैं, ये इनका क्या रोटेशन होता है? व्हाट इज द रोटेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर? तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमको पता है जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या कर देती है? विंड को किधर डाइवर्ट कर देती है? राइट हैंड पर डाइवर्ट कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। यानी कि तो अगर कोई हवा इधर से इस पॉइंट की तरफ आ रही है, सोचो, देखो कैसे याद रखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में इनका जो जो इनका रोटेशन होता है वो कैसा होगा? देखिए, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें पता है अगर हवा एक पॉइंट की तरफ आ रही है, लो प्रेशर की तरफ आ रही है, कोरियोलिस फोर्स उसको क्या कर देती है? उसको राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऐसे ही यहां से हवा आएगी, वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगी, यहां से हवा आएगी वो राइट हैंड पर डिफ्लेक्ट कर देगी, और यहां से हवा आएगी वो ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगी। तो आप देखेंगे इस तरीके से एक ऐसे ऐसे घूमने लगा है। कैसे घूमने लगा है सर? ऐसे घूमने लगा है बाहर की तरफ। तो ये कैसा हुआ? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज
द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द विंड टुवर्ड्स द राइट हैंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? इस वजह से जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज कहां पर होता है? क्लॉकवाइज होता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्लॉकवाइज कहां होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होगा। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लियर है? तो ये थी जो जरूरी बातें हैं। और टेम्परेट साइक्लोन ऐसा क्यों है, ये ईस्ट से वेस्ट क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा जो ये आपका अर्थ है, अगर इसको देखें हमने कहा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में आ रहे हैं, यानी इस सीमित, यहां तक सीमित है। और हमको पता है यहां कैसी विंड्स चलती हैं, कैसी विंड्स फ्लो करती हैं? सर ईस्टर्ली विंड्स फ्लो करती हैं, ईस्टर्ली विंड फ्लो करती हैं। तो ये वाला रीजन है, यहां पर प्रिवेलिंग विंड्स क्या है? सर ईस्टर्ली विंड्स है। इसी वजह से जो साइक्लोन का जो मूवमेंट है वो वेस्ट से ईस्ट होता है। और ये वाला जो टेम्परेट रीजन है, यहां पर कैसी हवाएं फ्लो करती हैं? यहां वेस्टर्लीज चलती हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगी। इस वजह से टेम्परेट साइक्लोन्स, यहां बनने वाले साइक्लोन जो कि टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करते हैं। ध्यान रखेंगे, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर एकदम से। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, दिस आर क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स। जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी अगर सरफेस से ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आने वाली कौन कौन सी लेयर्स हमको मिलेंगी। तो देख लेते हैं, सबसे पहली लेयर क्या होती है? सबसे पहली लेयर होती है सर हमारी ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्या आती है? नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद क्या आएगा? सर नेक्स्ट आएगी मीजोस्फेयर, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी, जो मिट्योर है वो आकर बर्न हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज आर आयनोस्फेयर, जिसको थर्मोस्फेयर भी बोल देते हैं, आयनोस्फेयर। उसके बाद एक्सोस्फेयर निकल जाते हैं। तो क्या सीक्वेंस है? ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। तो क्या होगा देख लेते हैं। ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, आयनोस, ये गलत हो गया। और उसके बाद क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर पहले नहीं आएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए एक बार लेयर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, रिवाइज कैसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इन लेयर्स को किस तरीके से करेक्टराइज किया है, हमें कैसे पता कि यहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होगी, हमें कैसे पता? हमको पता है इसलिए कि जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती हैं, बारिश, क्लाउड्स फॉर्मेशन, जितनी भी ये साइक्लोन्स वगैरह जितने भी आ रहे हैं, ये कहां तक सीमित है? सिर्फ ट्रोपोस्फेयर तक सीमित है। दूसरा, ट्रोपोस्फेयर की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड गेन करेंगे, जैसे जैसे हमने हाइट को गेन किया, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर है हमारा वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है सर। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट, जो कि कितना होता है नॉर्मल लैप्स रेट? ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जाएंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा। क्लियर? दूसरा, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पर ज्यादा होती है और पोल्स पर कम होती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हीट ज्यादा इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो एयर जो है वो बहुत ऊंचाई तक अपलिफ्ट कर जाती है इक्वेटर पर, जबकि पोल्स पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है। उसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली कम होगा, यानी कि हवा ठंडी होगी। और ठंडी हवा कैसी होती है?
हवा कैसी होती है, हैवी होती है, तो वो नीचे की तरफ थोड़ा सेटल होने की कोशिश करेगी। समझ आ रही है बात? तो इसलिए पोल्स पर हाइट कंपैरेटिवली कम होती है 10 से 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पे अराउंड 18 किलोमीटर की हाइट होती है ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, स्ट्रेटोस्फेयर की खासियत क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है, नॉर्मल लैप्स रेट, ये उल्टा हो जाता है बिल्कुल। कैसे सर? कि जो आपकी ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसमें क्या मिलती है हमको? ओजोन लेयर मिलती है। ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, और जैसे जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर के बाद ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अभी तक टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था लेयर के साथ साथ, अब कैसा हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे हाइट गेन करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। तो जब ऐसी कंडीशन पता चली हमें, हम पता लगा लेंगे कि यहां ट्रोपोस्फेयर खत्म हो जाती है, अब तो स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगा हाइट के साथ साथ। क्यों? यहां पर कौन सी गैस प्रेजेंट है? हमारे यहां ओजोन यानी कि O3 प्रेजेंट है यहां पर। क्लियर है? O3 प्रेजेंट है। क्लियर है? ओजोन के बारे में भी आप आई होप अभी लास्ट क्लास में ही क्वेश्चन किया होगा, बैड ओजोन एंड गुड ओजोन। गुड ओजोन क्या है? एक्चुअल में ओजोन क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनका क्या है? वो एनर्जी को, जो अर्थ से निकलने वाली रेडिएशन है, उनको ट्रैप कर लेती हैं और बाहर नहीं जाने दी, एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं? हीटअप कर देती है। जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उतना ज्यादा एटमॉस्फेयर हीटअप। तो अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है तो वो बैड ओजोन है, और अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में है यानी यूवी रेडिएशन से वो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर दे रही है, यूवी रेडिएशन को आपको बचा रही है, तो वो क्या होगी? विच इज अ गुड ओजोन। मीजोस्फेयर में फिर से ट्रोपोस्फेयर वाली कहानी स्टार्ट हो जाती है। एज यू इंक्रीज द हाइट द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज। क्लियर है? आयनोस्फेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयनाइजेशन हुआ रहता है, चार्ज पार्टिकल्स यहां मिलते हैं, और यहीं से हमारे जो रेडियो वेव्स के सिग्नल है, यहीं से आयन से ही रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस अर्थ पर आते हैं। तो ये है आपके कुछ फैक्चुअल और कंसेप्चुअल चीजें रिगार्डिंग दी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन, एकदम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल कंटेन्स हाइयर परसेंटेज ऑफ कार्बन? पहला पूछ रहा है बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट। सो राइट आंसर इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ द कोल। और प्रीमियम क्वालिटी कोल की कैसे पता चलेगी? जितना ज्यादा परसेंटेज होगा कार्बन का, वो उतना ही बेहतर कोल होगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं डायमंड के अंदर ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है या ग्रेफाइट के अंदर ज्यादा? दोनों ही कार्बन कंपाउंड है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट? दिस इज योर होमवर्क, एटलीस्ट यू विल रिवाइज। इसके थ्रू थोड़ा सा तो रिवाइज कर लेंगे आप। ठीक है? तो क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, एंथ्रासाइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशंस इज इंडिकेटेड बाय सडन फॉल इन द बैरोमीटर? सबसे पहले तो बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर डिवाइस है प्रेशर को नापने की। बैरोमीटर बार में नापते हैं ना प्रेशर को हम, बार, पास्कल, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? तो बैरोमीटर क्या है? प्रेशर को नाप रही है। तो अगर बैरोमीटर यानी प्रेशर एकदम से फॉल कर जाता है, इसका मतलब क्या है? क्या वहां स्टॉर्मी तूफान आने वाला है? क्या एकदम शांत वेदर रहेगा? क्या कोल्ड एंड ड्राई वेदर रहने वाला है, या हॉट एंड सनी वेदर रहने वाला है? क्या इसमें से राइट आंसर होगा? चलिए देखते हैं सर। तो हमको पता है कि सर अगर बैरोमीटर में फॉल होता है यानी कि प्रेशर गिर रहा है। प्रेशर कैसे गिर रहा होगा? कि कहीं पर टेम्परेचर ज्यादा आ गया, सनरेज जहां ज्यादा पड़ रही हैं, वहां की हवा बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा क्या होती है सर? अपलिफ्ट कर जाती है, अपलिफ्ट ऊपर की तरफ चली जाती है जो गर्म हवा होती है। क्योंकि गर्म हवा क्या हो जाएगी? हल्की हवा हो जाएगी, लाइटर हो जाती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी।
तो ये हवा जो यहां प्रेजेंट थी वो ऊपर की तरफ मूव कर गई, यहां पर बचता है आपका लो प्रेशर। अब पहले के मुकाबले प्रेशर जो है वो कम हो गया है, क्योंकि यहां जो प्रेजेंट हवा थी जो उस समय प्रेशर को एक्सर्ट कर रही थी सराउंडिंग के ऊपर, अब वो कम हो गया, अब ये ऊपर की तरफ चली गई। अब इस प्रेशर, इस लो प्रेशर को यहां पर जो एक खाली स्थान क्रिएट हुआ है उसको फिल करने के लिए बहुत तेजी से चारों तरफ से हवाएं इसकी तरफ को बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि यहां अब लो प्रेशर हो गया, लेकिन इसके मुकाबले चारों तरफ तो हाई प्रेशर ही है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहुत तेजी से मूव करेंगी। तो कैसा होगा? क्या काम कंडीशंस होंगी? क्या कोल्ड एंड ड्राई होगा या हॉट एंड सनी होगा? तो बेस्ट क्या है सर, स्टॉर्मी कंडीशंस आएंगी, तूफान की तरफ कंडीशंस आएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत तेजी से हवा इसकी तरफ बढ़ेंगी। अगर जो सडन फॉल हुआ, यानी कि प्रेशर एकदम से लो हुआ है, इसका मतलब एकदम से हवाएं बहुत तेजी से आएंगी लो प्रेशर की तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? ये स्टॉर्मी कंडीशंस को बताता है। समझ आ रही है बात? क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, एक एक चीज को, एक एक उसकी स्किन को खोलते हुए चलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट रॉक्स। 3 टाइप की रॉक्स पढ़ते हैं हम, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है? तो हमसे पूछा गया है सेडिमेंट्री रॉक्स का क्या है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड एट अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम यानी कि वाटर से रिलेटेड पूछ रहा है कि पानी जो इरोजन वगैरह करता है उसकी वजह से फिर जो डिपोजिशन होता है, लेयर्स के लेयर्स बाद बनती चली जाती हैं, डिपोजिशन होता चला जाता है, और बहुत हाई प्रेशर के बाद वो एक टाइम पर क्या बन जाती है, अलग अलग स्ट्राटा में, अलग अलग लेयर्स में एक रॉक क्रिएट हो जाती है हमारी। क्लियर है? तो ये बोल रहा है। एंड सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। वही बताया, वेदरिंग मतलब डिसइंटीग्रेशन होना। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? डिसइंटीग्रेशन होना, जो रॉक है उसका डिसइंटीग्रेट जो हो जाती है, वो टूट जाती है। क्लियर है? तो वो उन जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्ट कर रही है रॉक्स, या तो सेडिमेंट्री होगी या इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स भी हो सकती है, उनका क्या होना? वेदरिंग होना, डिसइंटीग्रेट होना, अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, उनको क्या बोलते हैं? वो इन्वॉल्व करता है सेडिमेंट्री के फॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। जब वेदरिंग होगी, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स की, वो टूटेंगी, भिन्न भिन्न होंगी वो, तो फिर वो कहीं और जाके ट्रांसपोर्ट होंगी, कहीं और जाकर वो डिपोजिशन होगा, उनका लेयर्स बनेंगी, प्रेशर डेवलप होगा उनके ऊपर, तो फिर ऐसे ही रॉक बन जाएंगी। ये भी बिल्कुल बात ठीक है और फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। ये भी बिल्कुल बात ठीक है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो लेयर्स में होती हैं, डिपोजिशन होता है कहीं से, जो हमारे जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर है, एयर है, ये सब है, ये क्या होती हैं? ये कुछ फॉसिल्स को ले आती हैं, या अगर कोई पहले ही किसी की डेथ हो गई है, उसके ऊपर डिपोजिशन हो गया है, तो ये बहुत नीचे डीप क्या हो जाता है? डीप सबमर्ज्ड हो जाता है, ये नीचे दब जाता है। बाद में क्या होता है? एक्सकवेशन के बाद ये दिखाई देता है, हमें फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कंटेन्स फॉसिल्स, बिल्कुल ठीक बात। सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर्स, ये मैंने बताया स्ट्राटा या लेयर में, ये अलग अलग लेयर्स में ये रॉक मिलती है। तो चारों ही ऑप्शन हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, चारों ही ऑप्शन ठीक है। ध्यान रखना, फॉसिल्स इग्नियस रॉक में और मेटामॉर्फिक में हमें नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रॉक्स हैं बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ बनती है। इग्नियस क्या है? जो एकदम से प्राइमरी रॉक्स है, मैग्मा बाहर आता है, लावा एक्सपोज होता है बाहर की तरफ, और जब वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद जो रॉक बनती है उसको क्या बोलते हैं? इग्नियस। तो उसमें तो फॉसिल मतलब ही नहीं है प्रेजेंट होना। और मेटामॉर्फिक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गई या सेडिमेंट्री या जो इग्नियस रॉक है, वो बहुत हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंडर जब जाती है, उस समय पर जो नई फॉर्मेशन, एक नया स्ट्रक्चर, एक नई उसकी एक बिल्कुल नई शेप जो बनती है, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सेम देखो, मेटाफॉर्मिक का आ गया। तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक या एक चीज से दूसरी जगह कौन सी फॉर्मेशन होती है। तो पूछा है जो क्वार्टजाइट है, ये लाइमस्टोन से बनता है, ऑब्सिडियन से बनता है, सैंडस्टोन से बनता है, या शेल से बनता है? सर आप बताएंगे क्वार्टजाइट किससे बनता है? गिविंग यू 5 सेकेंड्स टू डू दिस। सोचिए, करिए थोड़ा सा।
सो राइट आंसर इज सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्जाइट। और अगर मैं आपसे पूछूं लाइमस्टोन से क्या बनता है, बड़ा फेमस है, लाइमस्टोन से क्या बनता है, योर मार्बल। मार्बल किससे बनता है, लाइमस्टोन से। जब लाइमस्टोन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के से गुजरता है तो क्या एक नई रॉक का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है वो, दैट इज मार्बल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन असर्शन एंड रीजनिंग का, और टाइड्स के ऊपर क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आज जितना भी टाइड से रिलेटेड जितना भी आपका डाउट है वो आज खत्म हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द नीप टाइड, तो टाइड्स हमें पता है दो टाइप के होते हैं, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। तो नीप टाइड में बोल रहा है कि जो हाई टाइड है वो लोअर होते हैं, और जो लो टाइड है वो जनरली जो यूजुअल होते हैं नॉर्मल लोअर टाइड उनसे थोड़ा सा हाइयर आते हैं। नीप टाइड्स में ऐसा बोल रहा है, बिकॉज द नीप टाइड अनलाइक स्प्रिंग टाइड occurs on the new moon instead of an full moon। चलिए सर करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ही ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। देखिए जो टाइड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टाइड्स हैं क्या, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर, कि जब वाटर जो है वर्टिकल थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो हो जाता है, आप देखते हैं ज्वार भाटा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो सन के ग्रेविटेशनल पुल से, मून के ग्रेविटेशनल पुल से जो वाटर है वो ऊपर की तरफ खिंचता है, वर्टिकल मूवमेंट करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। जब आप देखते हैं लहरें आती हैं समुद्र के बीच में, बहुत सारी लहरें आ रही हैं, वो किस वजह से आ रही है, वो टाइड्स हैं जो आ रही हैं, भाटा है, किस वजह से, वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड अर्थ। तो अब क्या होता है, दो कंडीशंस हैं। एक तो अर्थ ये है, एक मिनट, एक तो आपकी अर्थ ये है एंड एक अर्थ की कंडीशन ये है। अगर सन यहां पर है और यहां पर भी सन यहां पर है, देखो दोनों ही कंडीशन सेम है, और ये आपकी अर्थ है, और मून अगर यहां पर है, कहां पर है, मून यहां पर है, और इसमें अगर मून यहां पर है, समझ आ रही है बात। तो यहां पर कैसा, यहां पर बन रहा है एक राइट एंगल। कैसा एंगल बन रहा है सर, यहां पर राइट एंगल बन रहा है, और यहां पर दोनों एक ही लाइन पर हैं, 180 डिग्री पर है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसकी यहां पर जो टाइड्स आएंगे उनको बोला जाता है नीप टाइड्स। क्या बोला जाता है उनको बोला जाएगा नीप टाइड्स। नीप से ध्यान रखना, नीप टाइड जिसके बारे में क्वेश्चन है। और ये होता है स्प्रिंग टाइड। ये कैसा टाइड आएगा यहां पर, स्प्रिंग टाइड। अगर सन और मून और अर्थ एक ही लाइन पर है तो क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टाइड आएंगे इस सिचुएशन में, और यहां पर क्या आएंगे, अगर वो राइट एंगल पर है तो क्या आएंगे, नीप टाइड्स आएंगे। अब देखो जब सन और मून दोनों एक ही लाइन पर हैं तो जो आने वाले टाइड्स हैं वो बहुत ज्यादा हाइयर होते हैं। यहां पर जो आएंगे उनको हाई टाइड्स बोलते हैं, क्लियर है। और यहां से जो पानी खिंचकर चला गया इसको बोलते हैं लो टाइड का रीजन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लो टाइड का रीजन। और यहां पर जो अब टाइड्स आएंगे वो देखो, वो क्या आएंगे, जो हाई टाइड वाला रीजन होगा अर्थ, मून के सामने और अर्थ के सामने, इसको बोला हाई टाइड का रीजन। इसको थोड़ा और बड़ा बना लो, इस तरीके से बना लो, हालांकि अर्थ से बड़ा तो टाइड नहीं होगा खैर, बट फिर भी ये क्या होगा, ये हाई टाइड्स हो गए दोनों की तरफ। और इधर क्या आएंगे, इधर आएंगे लोअर टाइड्स, इनको लोअर टाइड्स होगा। अब हाई टाइड्स तो ये हो गया, और लो टाइड्स ये हो गया। यहां पर लो टाइड्स ये है और एक ये है, इनको क्या बोला मैंने, लो टाइड्स बोला। अब ये बोल रहा है कि जो नीप टाइड्स के टाइम पर जो हाइयर टाइड्स हैं
वो कंपैरेटिवली स्प्रिंग के मुकाबले उनकी हाइट कम होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में बहुत ज्यादा पुल कर रहे हैं तो पानी बहुत खिंच जाता है, तो जो हाइयर टाइड्स हैं उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू नीप टाइड्स के दौरान। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और जो लोअर टाइड्स हैं, क्योंकि बहुत पानी यहां चला गया तो जो लोअर टाइड्स हैं वो छोटे आएंगे, लेकिन यहां हाइयर टाइड्स थोड़े कम हैं तो यहां लोअर टाइड्स थोड़े ज्यादा होंगे। यह भी बात बिल्कुल ठीक है कि नीप टाइड के दौरान जो लो टाइड है वो यूजुअली थोड़े से हाई होते हैं स्प्रिंग के मुकाबले। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक हो गया आपका कि हाइयर टाइड थोड़े लोअर होंगे और नीप टाइड थोड़े से हाइयर होंगे इन कंपैरिजन टू स्प्रिंग टाइड। सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है द न्यू टाइड अनलाइक स्प्रिंग अकर्स ऑन द न्यू मून इंस्टेंट ऑफ फुल मून। ये गलत है। नीप टाइड क्या होता है? जब दोनों एक ही एंगल पर हो, जब फर्स्ट क्वार्टर बीत जाता है उसके 6-7 दिन में नीप टाइड्स आते हैं। तो ये कब आएंगे स्प्रिंग टाइड? या तो फुल मून होगा या सर न्यू मून होगा। इन दोनों कंडीशंस में स्प्रिंग टाइड आता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, तो टाइड्स का क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गए। व्हाट इज नीप, व्हाट इज स्प्रिंग टाइड्स, क्या लोकेशंस होती है, किस तरीके से अलाइन होते हैं ये, और लोअर टाइड्स और हायर टाइड्स में कैसे कैसे हाइट का डिफरेंस हो जाता है दोनों टाइड्स के बीच में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन आ गया है ड्यू ड्रॉप्स के ऊपर कि ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड इन द क्लाउडी नाइट्स। क्लाउड की जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, यानी कि जो ड्यू आती है, आप देखते हो ड्यू गिरती है, ओस जिसको बोल देते हैं। क्लियर है? वो क्लाउडी नाइट्स में अगर बादल है रात के समय पर आसमान में तो उस समय ओस क्यों नहीं पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोला क्लाउड एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ पर जो रेडिएशन आ रही हैं, इंसोलेशंस जो आ रहे हैं सन के, उनको जब रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ, तो हमारे जो ये क्लाउड्स हैं ये उनको क्या कर लेते हैं? रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या जो क्लाउड्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इन रेस को दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं अर्थ की तरफ को कुछ कुछ। द अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर क्लाउडी नाइट। ये बोल रहा है कि जो लो टेम्परेचर रहा होगा इसलिए ड्यू नहीं बन पा रही है। तो अगर टेम्परेचर लो रहता तो फिर तो ड्यू बननी चाहिए थी और ज्यादा, अगर सरफेस का टेम्परेचर लो होता, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये तो गलत है। क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू द ग्राउंड लेवल, ये भी गलत है कि जो क्लाउड है वो विंड को डिफ्लेक्ट कर देते हैं नीचे की तरफ, तो विंड से भी कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन आता है ए और बी में डायलेमा है। ये बात तो ठीक है कि अर्थ की रेडिएशंस को वो रोक लेते हैं, एब्जॉर्व करते हैं या रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। सो आपका मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन नंबर बी, द क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द रेडिएशन। तो अगर क्लियर स्काई है, अगर क्लाउड नहीं है, सन से रेडिएशन आती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली जाती हैं, ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और ये जो सरफेस है बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। ऊपर का जो है अभी टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन का केस बन जाता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन का केस बन गया, सरफेस बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, तो इसके आसपास जो एयर है उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो सैचुरेट कर जाती है, ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, और कंडेंसेशन हो जाता है। टेम्परेचर कम होने पर ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है, तो इसलिए ड्यू ड्रॉप्स बन जाती हैं। क्लियर है? अगर क्लाउडी स्काइज है तो ये जो टेम्परेचर है वो एस्केप नहीं कर पाता, रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सरफेस का टेम्परेचर कम होने की बजाय, ड्यू पॉइंट पर पहुंचने की बजाय थोड़ा सा हाइयर रहता है। इस वजह से ड्यू नहीं बन पाती है, ड्यू ड्रॉप्स नहीं बन पाते हैं, फोग नहीं बन पाता है, और क्या होता है सर? ओस नहीं गिरती है क्लाउडी के समय पर। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? अगर आसमान में बादल है, रात के समय में बारिश वारिश नहीं हो रही, हवा नहीं चल रही है, तो ये मान के चलो थोड़ी सी रात गर्म होने वाली है, टेम्परेचर थोड़ा सा लाइटली ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अगर क्लाउड एकदम क्लियर स्काई होता। क्यों? रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, सरफेस बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। क्लियर है? एल्बिडो पढ़ते हैं हम, इसलिए क्या पढ़ते हैं? एल्बिडो, एल्बिडो पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 कि ऑन दी 21 जून द सन, पूछ रहा है कि 21 जून को सन कहां पर होगा। ये बोला कि डज नॉट सेट बिलो आर्कटिक। अब हमें पता है
दिस इज योर क्या, दिस इज योर आर्कटिक सर्कल, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर कैंसर एंड दिस इज योर कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज योर सन। टिल्टेड है हमारी अर्थ, ये पता है, दिस इज योर एक्सिस, और ऐसे घूम रही है हमारी, कैसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, क्लियर है, इस तरीके से घूम रही है। तो जो सन है, अब अगर 21 जून को हमें पता है कैसा होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला जो हिस्सा है ये सन की तरफ होता है टिल्ट होने की वजह से, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है ये सन से थोड़ा सा अवे होता है। उस वजह से जो सन की डायरेक्ट रेडिएशंस कहां आती हैं, इधर की तरफ ज्यादा आती हैं। तो क्या होगा, ये बोला है कि डज नॉट सेट बिलो होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। जो ये आर्कटिक सर्कल है इससे नीचे वो नहीं डूबेगा, यानी कि ये दिन रात घूमती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, लेकिन सन हमेशा आर्कटिक सर्कल के सामने ही रहेगा। यहां इसका मतलब रात नहीं होगी, यहां दिन ही दिन रहेगा, और कितने ऑलमोस्ट 4-5 महीने 6 महीने दिन ही रहेगा। उसके बाद जब ये एरिया सन के सामने आ जाएगा तब यहां अंधेरा हो जाएगा और यहां रात हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डज नॉट सेट बिलो होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल, जी नहीं, इस समय तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पास में होता है, इसलिए सूरज आर्कटिक सर्कल से नीचे डूबता नहीं है। वो जो है वो पूरा का पूरा घूमती रहेगी अर्थ, लेकिन वो सारा हिस्सा बार बार अर्थ के सामने ही रहेगा। क्लियर है। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द नून इक्वेटर, बिल्कुल नहीं। अर्थ का जो अपरेंट मूवमेंट है वो उसको कैंसर के सामने लेकर जाएगा। वर्टिकली कहां दिखाई देगा एक्चुअल को, हमको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के वर्टिकल दिखाई देगा हमें 21 जून के आसपास। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नहीं, अभी हमने बताया कैप्रिकॉर्न नहीं, शाइन करेगा वर्टिकली ओवर द हेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं समर सोल्स्टिस। क्लियर है। विंटर सोल्स्टिस कब आता है बताइए, अगस्त, ओ सॉरी जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में क्या आएगा, इक्विनॉक्स आएगा, सितंबर में इक्विनॉक्स आएगा। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में क्या आएगा, दिसंबर में आएगा आपका 20-21 दिसंबर के आसपास विंटर सोल्स्टिस। उसके बाद इक्विनॉक्स फिर दोबारा से आएगा, कब आएगा, मार्च के अंदर दोबारा से इक्विनॉक्स आएगा, जहां दिन और रात बराबर हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, what explain the eastward flow of the एक्सप्लेन द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, की इक्वेटोरियल काउंटर करंट का ईस्टवर्ड फ्लो कैसा होता है। देखिए कौन एक्सप्लेन करता है कि अर्थ के रोटेशन से हो रहा है, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी ऑफ वाटर, अकरेंस ऑफ द बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। अगर आपने पढ़ा है कि जो इक्वेटोरियल ये जो करंट चल रहा है काउंटर करंट अर्थ पर, इस तरीके से जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, ये किस वजह से चल रहा है, जनरली किस वजह से चल रहा है ये, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, कि अर्थ के घूमने की वजह से जो ईस्ट वार्ड जो फ्लो हो रहा है, ईस्ट की तरफ जो काउंटर करंट है इक्वेटोरियल के पर, वो पानी किस वजह से जा रहा है, अर्थ के रोटेशन की वजह से जा रहा है। कन्वर्जेंस की वजह से कोई लेना देना नहीं है, सैलिनिटी से कोई लेना देना नहीं है, और अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, इससे भी ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कि अर्थ के रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 says most of the world coral reefs are in the tropical waters। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। More than 1/3 of the world coral reefs are located in the Australia, Indonesia and Philippines। बिल्कुल ठीक बात है coral reefs की भी, यही है इसका एग्जैक्ट। Coral reefs host for more number of animal phyla than those hosted by the tropical rainforest। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। ये कोरल रीफ्स के बारे में बिल्कुल ठीक है कि मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ ट्रॉपिकल वाटर्स में पाई जाती हैं। इंडोनेशिया, फिलीपाइंस या ऑस्ट्रेलिया की आप ग्रेट बैरियर रीफ देखेंगे। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया फिलीपाइंस के आसपास है 1/3, बिल्कुल बात ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा एनिमल फाइले जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उनको होस्ट करती हैं कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज्यादा। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी पार्ट है, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी में भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी पढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है उससे लगने वाली लोकेशंस क्या हैं। जियोपॉलिटिक्स की अगर आपने क्लास पढ़ी हो, जहां हमने इजराइल, गाजा और इसको कवर किया था, पैलेस्टीन को कवर किया था, उसमें मैंने आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन को दिखाया था, जूम करके मैप दिखाया था कि यहां क्या था। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, दिस इज योर अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये। और यहां पर क्या था, ये इजराइल वगैरह थे। और दिस इज योर ईरान एंड ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा क्या था, दिस इज योर, यहां पर क्या था, यहां पर था आपका इजराइल, पीछे की तरफ था जॉर्डन, ये था आपका सीरिया और ऊपर लेबनान था, और इधर क्या आता था, इधर साइड इराक आ जाता था। क्लियर। तो अब राइट आंसर आपको पता है कि जॉर्डन तो इजराइल के पीछे है, तो ये तो लगेगा नहीं। तो अगर 1 को मैं रिमूव कर दूं तो बचा 3, 4 या 2, 3, इसका मतलब 3 तो है। लेबनान की तो बिल्कुल लगती है, बेरूत लेबनान आपने सुना हो तो। अभी आप इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट्स देख भी रहे होंगे, तो उससे पता है कि लेबनान लगती है बिल्कुल। अब देखते हैं सीरिया या इराक। सो राइट आंसर इज सीरिया। लेबनान और सीरिया की लगती है 3, 4, इराक पीछे की तरफ है, सीरिया के पीछे की तरफ है, उसकी बाउंड्री नहीं लगती है। क्लियर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, सीरिया एंड लेबनान शेयर द बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, टाइड्स अकर इन द ओशियन एंड सी ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। ये भी मैंने बताया था किस वजह से टाइड्स आते हैं ओशियन और सीज में, कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ये तो हमने पढ़ा ही है। और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के रोटेशन की वजह से भी जो टाइड्स हैं वो आते हैं। जी हां, ये तीनों ही ऑप्शन थी हैं, तो 1, 2 एंड 3 इज आर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो तीनों ही कंडीशन है, ग्रेविटेशनल सन की हो गई ग्रेविटेशनल पुल, और मून का हो गया है, या रोटेशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रही है उसकी वजह से, इन तीनों की वजह से ही टाइड्स आ रहे हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन। कि सबसे अच्छे फिशिंग ग्राउंड कहां, अच्छी फिशिंग के लिए ग्राउंड्स बनते हैं या वाटर्स होते हैं जहां सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, कौन सा एक आइडियल रीजन होगा। तो जब आप पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला जो रीजन पढ़ते हैं, क्लियर है, और इधर क्या है, ये पूरा ये आपका साउथ अमेरिका है। तो जब ये पढ़ते हैं, इधर ग्रीनलैंड है आपका, ये लेब्राडर करंट आता है, ओशन करंट पढ़ते हैं, और यहां से कौन सा करंट जाता है, ये गल्फ स्ट्रीम के, क्लियर, नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट जाता है। तो यहां जब वार्म करंट और कोल्ड करंट आकर मिलते हैं यहां पर, या आप कोयोशियो ओयोशियो जब जापान की तरफ जाएंगे, तो ओयोशियो ऊपर से जो करंट, कोल्ड करंट आ रहा है, और क्योयोशियो जो नीचे से वार्म करंट जा रहा है, तो वो जब करंट मिलते हैं तो एक आइडियल कंडीशन बनाते हैं, एक आइडियल वाटर क्रिएट करते हैं फॉर दी फिशिंग ग्राउंड के लिए। ठीक है। और वहां फोगी कंडीशंस भी बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, वार्म एंड कोल्ड एटमॉस्फेरिक करंट, एटमॉस्फेरिक करंट नहीं है, वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट जहां मीट करते हैं, दैट इज द आइडियल और द बेस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर द फिशिंग। रिवर्स ड्रेन आउट लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इन द ओशन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अनडल्टिंग, बिल्कुल ये भी नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं। क्लियर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहां ओशियन के जो ओशियन करंट्स हैं वार्म और कोल्ड आकर मिलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 20, the winds which blow between 30 डिग्री, बना के देख लेते हैं। दिस इज योर 30 डिग्री नॉर्थ, और दिस इज 30 डिग्री साउथ, दिस इज योर 0 डिग्री। क्लियर। तो ये बोल रहा है कि जो 60 डिग्री है साउथ, विंड बिलो इसके नीचे, और 60 डिग्री साउथ, इसके बीच में बहने वाली हवाएं वो कैसी होती हैं, वेस्टर्ली होती हैं। क्या ऐसा होता है, हमें पता है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ के बीच में कैसी हवाएं चलती हैं, इक्वेटर की टुवार्ड्स हवाएं चलती हैं, और कैसी हो जाती हैं, ये कोरियोलिस की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और ये ईस्टर्ली बन जाती हैं। वेस्टर्ली कहां चलती हैं, 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली चलती हैं। 30 से 60 के बीच में कैसी चलती हैं, वेस्टर्ली चलती हैं, सॉरी ऐसे चलेंगी।
तो ये तो गलत हो गया कि 30 से नॉर्थ के बीच में और 60 साउथ के बीच में सिर्फ वेस्टर्ली चलती है, नहीं सर, ईस्टर्ली चलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो जिनको परमानेंट ट्रेड विंड्स भी बोला जाता है। द मोइस्ट एयर मास दैट कॉजेज विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो इस वाले रीजन में जो बारिश होती है, क्लियर है, इंडिया इज पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज, बिल्कुल ठीक बात है। प्रेशर बेल्ट क्या हो जाती हैं, नीचे की तरफ खिसक जाती हैं। जो इंडिया जो अभी ईस्टर्ली हिस्से में आ रहा था, अब वो वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। वो मेडिटेरियन सी या जो यूरोप से जो मॉइस्चर की जो विंड्स आती हैं, जो क्लाउड्स आते हैं, वो इंडिया में आकर क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 2 ठीक हो जाता है। तो ओनली 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, और क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किस फिनोमिना की वजह से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने बताई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने से एक जगह से दूसरी जगह क्लाइमेट चेंज हुए, सब चेंज हुआ। तो ये भी कहा, इसने भी ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व सपोर्ट किया होगा इवोल्यूशन में, बिल्कुल बात ठीक है। ग्लेशियल साइकिल्स, आइस एज हम पढ़ते हैं, तो नए नए ग्लेशियल साइकिल्स आए, उन्होंने भी क्या ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व करने में हेल्प करी कहीं ना कहीं। तो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। और 22 सेज द मोस्ट इंपोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने कर लिया है, सॉरी दोबारा से रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। तो क्या था इसका आंसर कि जहां वार्म एंड ओल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं, दिस इज आर बेस्ट ग्राउंड फॉर द फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चले तो इसी बात पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये बोला कि कौन सा ओशियनिक करंट को इंफ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंफ्लुएंस करते हैं ओशियनिक करंट को। देख लेते हैं। पहला पढ़ते हैं, क्या रोटेशन की वजह से होता है? बिल्कुल जी, रोटेशन की वजह से कोरियोलिस फोर्स है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं पानी का या अर्थ के रोटेशन से, हमने अभी पढ़ा काउंटर करंट, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, इक्वेटोरियल काउंटर करंट, वो किस वजह से था? रोटेशन ऑफ द अर्थ था, बिल्कुल ठीक है। एयर प्रेशर एंड विंड, बिल्कुल सर, सबसे बड़ा कारण है करंट्स का, पानी का मूव करना। आप देखते हैं किसे, बहुत प्रिवेलिंग विंड्स चल रही हैं, उस वजह से क्या हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसी तरफ को वो बहने लगते हैं। तो ये भी एक रीजन है। डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर, बिल्कुल ठीक है बात। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी इक्वेटर है और यहां पर 0 डिग्री, और ये अगर मैं 60 डिग्री साउथ की बात करूं, तो अगर 0 डिग्री पर टेम्परेचर ज्यादा है, जो रेज है, जो इंसुलेशन है वो हाई है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहां का जो वाटर है वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है। अगर मैं इक्वेटर यहां की बात करूं, तो इक्वेटर पर जो वार्म होने की वजह से अब क्या हो जाता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, पानी लाइट हो जाता है, और एक्सपेंड, जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, गर्म वाटर क्या करता है सर, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, तो एक्सपेंशन होगा। उस एक्सपेंशन की वजह से जो वाटर लेवल है वो इक्वेटर पर थोड़ी हाई होता है, लेकिन पोल्स पर और 60 डिग्री के आसपास वहां पानी थोड़ा सा ठंडा है, और ठंडे पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो थोड़ा हैवी होता है, वो नीचे बैठने की कोशिश करेगा, तो यहां पर थोड़ी सी उसका जो लेवल है वो कम होता है। तो इसी वजह से फिर पानी एक हाइयर लेवल से लोअर लेवल की तरफ भी मूव करने लगता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है सर। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, सन के अराउंड में रिवॉल्व करना भी एक कारण है ओशियन करंट्स का। बीरबल की खिचड़ी से अगर आप बना दो तो अलग बात है, वरना कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है नहीं। तो 4 इज योर रॉन्ग। तो राइट आंसर मोस्ट सुटेबल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 इज योर करेक्ट आंसर। रोटेशन ऑफ द अर्थ, प्रेशर, एयर प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, the normally the temperature decreases with the increase in height from the earth surface। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट, यानी कि अगर हम सरफेस पर खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ जाएंगे, ये आपका पेड़ है, और ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये बोल रहा है डिक्रीज होता है। बिकॉज द एटमोस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये बोल रहा है कि जो सरफेस है या जो एटमोस्फेयर है वो नीचे से गर्म होता है, यहां से गर्म होने लगता है, तो ऊपर टेम्परेचर कम होगा। देखेंगे
देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर की, अपर एटमॉस्फेयर पर ज्यादा मॉइस्चर है, इस वजह से शायद टेम्परेचर डिक्रीज करता होगा। एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर, जो डेंसिटी ऑफ द एयर है वो अपर एटमॉस्फेयर पर थोड़ी सी कम है, इस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एक बार देख लेते हैं। जो रेज है सन से आने वाली, वो आती हैं, इनको शॉर्ट वेव रेडिएशंस बोलते हैं। ये इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से हाई पेनिट्रेशन होता है, तो ये क्या कर जाती हैं, ये सीधी आ जाती हैं, किसी से एब्जॉर्ब वगैरह नहीं होती। और उसके बाद अर्थ क्या करती है, इनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। इनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस या टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोल देते हैं। लेकिन ये कैसी होती है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो यहां पर जो प्रेजेंट है ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो इसको क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं या रोक के रख लेती हैं। उस वजह से क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप कर जाता है इसी रेडिएशन को रोकने की वजह से। अब ग्रेविटी की वजह से मोस्ट ऑफ द एयर या डेंसिटी ऑफ एयर कहां होगी, ज्यादा एयर प्रेजेंट होती है सरफेस के आसपास, और जितना ऊपर जाओगे तो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो एयर की डेंसिटी कम होगी, अगर ग्रीन जो हाउस गैसेज है वो कम है तो टेम्परेचर भी कम है, क्योंकि ट्रैप बहुत कम हो रही होंगी जो लॉन्ग वेव रेडिएशन। अगर ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज सरफेस के आसपास है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रैप हो रही होगी हमारी जो रेडिएशन से, तो टेम्परेचर यहां ज्यादा होगा। इसका मतलब डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर टेम्परेचर भी डिक्रीज करने लगता है। तो इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर है कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नीचे से ही जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है, क्योंकि ज्यादा गैसेस नीचे प्रेजेंट है, वो ज्यादा ट्रैप कर लेती हैं, तो एटमॉस्फेयर हीटअप कर दे जाता है और नीचे से ऊपर की तरफ हीटअप करता है। दूसरा, देयर इज मॉइस्चर इन दी, ये कोई भी किसी भी तरीके का कोज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और थर्ड क्या, एयर इज लेस डेंस, ये भी हमने बात करी कि कम ज्यादा डेंसिटी होती है तो कम ट्रैप होगा, कम एटमॉस्फेयर हीटअप होगा। क्लियर है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 25। द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाट कुड बी द। हमने पता है जेट्स कहां उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि बड़ी काम कंडीशंस होती है। काम कंडीशंस क्यों? जितनी भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज होती हैं कहां होती हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती हैं। क्लियर है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में, इसका मतलब देयर इज नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक बात है, हमने बात करी। सारी एक्टिविटी कहां हो रही है, ट्रोपोस्फेयर में हो रही है। देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, कितना ज्यादा डिस्टर्बेंस विंड्स का नहीं होता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो बोथ 1 एंड 2 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एंड सेज द वेस्टर्ली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर स्ट्रॉन्गर एंड परसिस्टेंट देन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कि अगर जो वेस्टर्लीज है, जो आपकी 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच में जो चल रही हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ को, सॉरी कैसे चल रही हैं, वेस्ट से ईस्ट चल रही हैं, यानी कि कैसे चलेंगी वो, वेस्ट से ईस्ट चलेंगी, ऐसे चल रही हैं वो। ये स्ट्रॉन्गर होती हैं कंपैरेटिवली, और अगर कंपैरेटिवली बात करूं मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों ऐसा? इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर हैज लेस लैंड मास कंपेयर टू, ये बात बिल्कुल ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर के पास कम लैंड मास है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें इधर पूरा यूरोप है, इंडिया है, इधर अफ्रीका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया तो खैर नीचे है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लैंड मास क्या है, वो ऊपर की तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में कम लैंड मास होने की वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो हवाओं को कम झेलना पड़ता है, तो जो विंड्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली और परसिस्टेंटली फ्लो करती रहती हैं। तो राइट आंसर इज ये भी, कोरियोलिस फोर्स इज हायर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो राइट आंसर ओनली ए, 1 ओनली इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, in which of the following ocean डायमेंशन ट्रेंच इज लोकेटेड। सीधा फैक्चुअल है, आपको पता होगी तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता। एंड राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, इंडियन ओशन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इंडियन ओशन इज योर करेक्ट आंसर। और मैं अगर आपसे पूछूं मरियाना ट्रेंच कहां पर है, वेयर इज मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड, इट इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन, नियर बाई टू फिलीपाइंस वगैरह के पास में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम रिमूव कर दें तो ये कह रहा है कि वो इतनी जल्दी से रीजनरेट नहीं होता है, एकदम से नहीं उग कर आता है,
उसका रीजन क्या है डेसिडिवस फॉरेस्ट के मुकाबले? ये पहला कह रहा था सोइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट, कि जो सोइल में जो रेन फॉरेस्ट में जो सोइल है वो थोड़ी न्यूट्रिशन से कम होती है। बिल्कुल। प्रोपोग्यूल्स ऑफ द ट्रीज इन द रेन फॉरेस्ट हैव पुअर वायबिलिटी। द रेन फॉरेस्ट स्पीसीज स्लो ग्रोइंग होती हैं, इसलिए पेड़ जल्दी से नहीं उग पाते हैं। एक्सोटिक स्पीसीज इन्वेड द फर्टाइल सोइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को पढ़ा होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जो सोइल होती है वो इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। क्लियर है? जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पर होते हैं, सोइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डेली हर टाइम अब बहुत हैवी बारिश होती है, डेली शाम को बारिश होती है, डेली शाम को बारिश होती है, इवनिंग शावर बोलते हैं उनको। क्लियर है? उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो बह जाता है, वॉश अवे हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉश अवे हो जाता है। उस वजह से जो डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन हो जाती है आपकी ये वाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड्स एंड द कॉमेट्स? हमने बताया था, मीटियोर हमने पढ़ लिए थे, एस्ट्रॉइड्स के बाद। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैस। एक मिनट। एस्ट्रॉइड जो है वो स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स हैं। प्लैनेटॉइड मतलब प्लैनेट से थोड़े से छोटे हैं, प्लैनेट के मुकाबले हैं। क्लियर? व्हाइल कॉमेट्स फॉर्म फ्रॉम द रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटेलिक। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन ऑर्बिट ऑफ सन और मार्स के बीच में मिलते हैं, व्हाइल जो कॉमेट्स हैं वो वीनस और मरकरी के बीच में मिलते हैं, ऐसा बोल रहा है। कॉमेट शोज अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल एंड एस्ट्रॉइड डज नॉट। सो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन 2 गलत है। ये बात तो ठीक है, एस्ट्रॉइड्स कहां पर मिलते हैं? जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट में मिलते हैं, लेकिन कॉमेट्स क्या होते हैं? जनरली नेपच्यून के बाहर या क्यूपर बेल्ट से आते हैं। तो 2 गलत हो जाता है। अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूं तो 1, 3 और 3 और 1 देख लेते हैं। 3 तो सही है। इसका मतलब जो कॉमेट होता है, हमने देखा कॉमेट जो होता है उसकी एक टेल सी होती है। क्या होती है? एक टेल सी, वो छोड़ता हुआ चलता है। और ये एक स्मॉल रॉकी बॉडी होती है जो मेटलिक और रॉकी की होती है, और जिसमें फ्रोजन गैसेस एकदम एकदम क्लोजली पैक्ड होती हैं, हेल्ड टुगेदर होती हैं। और जबकि एस्ट्रॉइड जो है वो एक रॉकी बॉडी होती है, जो इनको प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी प्लैनेट्स के बराबर भी हो जाते हैं। बराबर तो नहीं, लेकिन थोड़े कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, लेकिन इनका डायमीटर फिर भी बहुत बड़ा होता है। 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 900 किलोमीटर के भी एस्ट्रॉइड हमें मिले हैं। क्लियर है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। 1 and 3 सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बोल रहा है आइदर ऑफ द 2 बेल्ट्स ओवर द ओशियन एट अबव 30 डिग्री टू 35 डिग्री। ये बोल रहा है कि किधर भी इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर, ये नहीं, ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, आंसर क्वेश्चन इज कि जो आपका 30 डिग्री है नॉर्दर्न या साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ये 30 डिग्री जो है, इसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, लैटिट्यूड इज नॉट इनको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। इस वाले को हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लो प्रेशर बेल्ट्स। सो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है कि इनको क्या बोला जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। क्यों? जैसे यहां डोल्ड्रम्स बनते हैं, एयर का सर्कुलेशन नहीं होता, क्योंकि यहां जो है प्रेशर, इक्वेटर पे तो जो है हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो उस 3-4 डिग्री के आसपास वो जो विंड्स है एक तरफ इधर से उधर नहीं जा पाती। इस वजह से क्या होता है? डोल्ड्रम, शिप्स वगैरह वहीं घूमते रहते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे। मार्च जो उनके ऊपर मास्ट लगा रहता था, वो एयर, उनके ऊपर एयर ही नहीं लगती थी, तो वो सॉरी विंड ही नहीं लगती थी, तो वो आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्लियर है? क्या होता है? ऐसे ही 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर क्या होता है? हवाएं ऊपर से आती हैं और इधर उधर चली जाती हैं। ये हाई प्रेशर बनता है 30 डिग्री पर। इधर 0 डिग्री की तरफ चली जाती है, इधर 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ चली जाती है। क्लियर है? तो यहां क्या होता है? जो हवाएं हैं इस जगह से नहीं चल रही हैं, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट मूव नहीं करती। ऐसा लगता है कि बिल्कुल शांत कंडीशंस हैं। तो यहां पर क्या होता था, जब जो पहले शिप्स चला करते थे, वो ये सोचते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, कि बहुत ज्यादा हॉर्स होने की वजह से, जो शिप पहले हॉर्स का बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, हॉर्स इधर उधर से क्योंकि लड़ाइयां सारी हॉर्स पर होती थी। क्लियर है? आपकी कैवलरी होती थी।
तो उस वजह उनको लगता था कि हॉर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा वेट हो गया है शिप का, इस वजह से शिप मूव नहीं कर पाता, तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने घोड़ों को पानी में डाल दिया करते थे, एक एक दो दो को, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया। तो ये तो ठीक है। ये बोला हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट, ये बिल्कुल गलत है। यहां पर हाई प्रेशर बनता है, ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ सिंक करती हैं, और यहां कैसा बनता है, एक डाइवर्जेंस पॉइंट बनता है, फिर उसके बाद हवा दूसरी तरफ चली जाती है 0 डिग्री और 60 डिग्री की तरफ। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाता है, ओनली 1, यानी कि ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस कुछ। क्लियर? आई होप क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी, कुछ आपके टॉपिक्स रिवाइज हुए होंगे। क्लियर है? कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी, प्रैक्टिस हुई होगी आपकी। बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।